हेलो फ्रेंड्स। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से जुड़े हुए उन विषयों के ऊपर बात करेंगे, उन प्रश्नों के ऊपर, उन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे जो उन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, जो महत्वपूर्ण गतिविधियां 16 जुलाई से 31 जुलाई 2022 के बीच में हुई हैं। और इसके पहले का जो वीडियो आया था उसमें हमने 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक हुई मुख्य गतिविधियों के ऊपर, करंट अफेयर्स के से रिलेटेड प्रश्नों के ऊपर बात की थी। तो आज के वीडियो में हम आगे बढ़ें उसके पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उनको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। तो आते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, ब्राजील डेफ ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? और ये इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमने आपसे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताने के लिए कहा था। ठीक है, और कुछ लोगों के जवाब आए भी हैं। इसमें ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 30। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 17। ब्राजील डेफ ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 17 पदक अपने नाम किए हैं। ये बता दें आपको कि भारतीय दल ने 11 स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट किया था और उसमें उसने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। ठीक है, अगर प्रदर्शन के दृष्टिकोण से बात की जाए तो ये अभी तक भारतीय दल का इन विशेष खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से 65 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने बैडमिंटन में, शूटिंग में, कुश्ती में, गोल्फ में, टेनिस में पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। और ओवरऑल पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो भारत की इन खेलों में नवीं पोजीशन रही थी, पदक तालिका में वो नवें स्थान पर था। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी 17, 17 पदक। अब आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है, कौन सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ए है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र या फिर डी है कर्नाटका। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा कर दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में नए इन्वेस्टमेंट को लाना है। और ऐसा करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक, और जो भारत सरकार का सेमीकंडक्टर मिशन है उसके तहत इस नीति को बनाया गया है। और इससे आने वाले 5 सालों में भारत में लगभग 2 लाख जॉब्स जनरेट होंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ISM। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी गुजरात। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है, भारत की पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन कौन सी है? ठीक है, यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें हमारे सामने ऑप्शन ए है श्री राम यात्रा, ऑप्शन बी है जनकपुर यात्रा, ऑप्शन सी है श्री रामायण यात्रा या ऑप्शन डी है महाभारत यात्रा। तो
भारत की पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का नाम है ऑप्शन सी, श्री रामायण यात्रा। भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई इस ट्रेन ने 21 जून 2022 से 21 जून सॉरी जून 2022 से, ठीक है, 18 दिनों के लिए अपनी पहली श्री रामायण यात्रा शुरू की थी। और यह यात्रा भारत और नेपाल भारत और नेपाल के बीच चलाई गई है, जो नेपाल के जनकपुर तक जाएगी। ठीक, 3 एसी वाली यह ट्रेन पूरी यात्रा में 8,000 किलोमीटर का सफर, उसकी जर्नी तय करेगी। ठीक है, यह ट्रेन देश के 8 राज्यों का सफर करेगी। ठीक है, 8 स्टेट्स को यह कवर करते हुए तब नेपाल में जाएगी। ठीक है, और ट्रेन में 18 दिन और 17 रात का सफर होगा। जैसे हमने पहले कहा कि 18 दिन थे, तो मतलब 17 रात उसमें लगने वाली हैं। और ये नेपाल के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरेगी। ट्रेन 12 प्रमुख शहर से होकर गुजरेगी जो भगवान श्री राम से संबंधित हैं। यहाँ पर यात्री इन धार्मिक स्थानों के दर्शन कर सकेंगे। इन स्थानों में अयोध्या, बक्सर, जनकपुर, सीतामढ़ी, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम, भद्रांचल, ये सब शामिल हैं। ठीक है, भारत गौरव ट्रेनें भारत की समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को अपने लोगों को दिखाने का एक प्रयास है भारतीय रेलवे की तरफ से। तो पहले हम उन 12 शहरों के नाम आपको दोबारा से बताएंगे जहां से होकर के ये ट्रेन गुजरेगी। उनमें अयोध्या, बक्सर, जनकपुर, सीतामढ़ी, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम और भद्रांचल। और जिन 8 राज्यों से होकर के गुजरने वाली है नेपाल के अलावा, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो और 8वां जो हम कहें तो एक तरीके से जैसे नेपाल से होकर के गुजरेगी, तो वो, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, श्री रामायण यात्रा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है कि कौन हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बना है। ऑप्शन ए है यहां पर कोटा, जो राजस्थान में होता है। ऑप्शन बी है बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन सी आगरा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। या ऑप्शन डी गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बना है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, जो कि यहां पर हमारा ऑप्शन बी है। ठीक, और यहां पर ये जो कार्य है, जो इसकी क्या कहते हैं योजना है, वो 100% तक पूरी हो चुकी है। मतलब कि अब इस जिले के हर परिवार को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में, ठीक है, हर परिवार को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ या शुरुआत की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है बुरहानपुर इन मध्य प्रदेश। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है किस देश ने 48वां 48th G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की थी। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है भारत, या ऑप्शन डी है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी अगेन, जर्मनी। जर्मनी ने 48वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 26 से 28 जून 2022 के बीच जर्मनी के बवेरियन ऑल्प्स के
स्लॉस एल्मो में किया गया था। ठीक है। साल 2022 जी शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष जर्मनी था, तो मेजबानी उसके पास थी, जिसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया है। ठीक है। इसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका, इसको हम सिर्फ एस ए साउथ अफ्रीका इस तरीके से लिख रहे हैं, इनको आमंत्रित किया था। भारत को पहली बार 2003 में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था, जब तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को फ्रांस द्वारा आमंत्रित किया गया था। ठीक है। 2003 में। ठीक है। फ्रांस ने आमंत्रित किया था, इस बात का ध्यान रखना है। 2005 से 2009 तक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के साथ G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भारत को वार्षिक रूप से आमंत्रित किया गया था। ठीक। भारतवर्ष 2019 के बाद से लगातार चौथी बार G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, और 2019 में फ्रांस ने भारत को G7 बियारिज़ शिखर सम्मेलन के लिए एक सद्भावना भागीदार के रूप में आमंत्रित किया था। मतलब कि 2019 में भी फ्रांस ने ही भारत को इस शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है। बियारिज़। ठीक है। और एक सद्भावना भागीदार के रूप में 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैंप डेविड में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था, और यह शिखर सम्मेलन जून 2020 में होना था, लेकिन कोविड संकट के कारण ऐसा नहीं हो सका। साल 2021 में यूके ने 2021 में यूके यूनाइटेड किंगडम G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को आमंत्रित किया था, लेकिन ये देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण उस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल फॉर्म में उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें हिस्सा लिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, जर्मनी। तो बातें हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है कौन वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए है हमारे सामने उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, जिसको हम कहते हैं VLTD, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS, जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ था, उससे जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यहां राज्य सरकार ने सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं और बच्चों की सहायता व सुरक्षा के लिए वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लॉन्च किया है, जिसके अनुसार अब हर वाहन में सीट के पास एक पैनिक बटन लगाया जाएगा। किसी भी तरीके की विपरीत परिस्थिति व खतरे में सवारी उस बटन को दबाकर सहायता पा सकती है। ठीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और ये प्रश्न है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? ए ऑप्शन है हमारे सामने दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी है नित्या मेनन, ऑप्शन सी है अनुष्का शर्मा, या ऑप्शन डी है अपर्णा बाल मुरली। ठीक है। तो अभी हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसमें सोरारई पोटुरी की अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। मतलब कि यहां पर हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन होता है। ये बात गौरतलब है कि यह पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए दिए गए हैं, जो इस साल के अंत में
एक समारोह में दिए जाएंगे, ऐसा सुनिश्चित किया गया है। उसके अलावा सोराराई पोटरूम के एक्टर सूर्या और तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के हीरो अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से दिया गया है। इसके लिए कौन कौन है? अजय देवगन और सूर्या, जो साउथ इंडियन एक्टर हैं। ठीक, और इस प्रश्न का सही उत्तर है अपर्णा बाल मुरली। ठीक है, और जिस फिल्म के लिए इनको ये दिया गया है, सो रा रई पोटरू, इसके लिए अपर्णा बाल मुरली और सूर्या दोनों को ही बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दिया गया है। ठीक, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 81वां, ऑप्शन बी 97वां, ऑप्शन सी 87वां या ऑप्शन डी 99वां। ठीक है, तो जो ये इंडेक्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ठीक है, वो 199 देशों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें भारतीय पासपोर्ट को 87वां स्थान दिया गया है, जिसके अनुसार यहां के पासपोर्ट धारक दुनिया के 60 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में हमेशा की तरह जापान पहली पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन। ठीक, और जिसके हिसाब से ये बता दें कि जापान के लोग 193 देशों में बिना वीजा के फ्री में, बिना वीजा के, नॉट फ्री में, बिना वीजा के सफर कर सकते हैं, वहां पे ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी 87वां। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी दमिश्क या ऑप्शन डी दिल्ली। तो द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया के रहने के लिए सबसे अच्छे शहर में ऑप्शन ए वियना का नाम आता है। ठीक, वियना जो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको हम ई आई सॉरी ई आई यू ये भी कहते हैं, उसने 14 फरवरी से 13 मार्च तक एक सर्वे के अनुसार नई रहने लायक शहरों की सूची जारी की थी, जिसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वेना को दुनिया में सबसे ज्यादा रहने लायक शहर का तमगा मिला है, जबकि सीरिया की राजधानी दमिश्क, जो यहां पर हमारा ऑप्शन सी था, ठीक है, सीरिया की राजधानी दमिश्क को दूसरा स्थान मिला है। जी माफी चाहता हूं कि सीरिया में तो खैर अभी संकट ही चल रहा था, तो उसकी राजधानी दमिश्क को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, लोएस्ट पोजीशन। इसकी है हाईएस्ट पोजीशन, सबसे अच्छा शहर, और दमिश्क है सबसे गंदा शहर, लोगों के रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, जब बात करें साल 2021 की सूची के हिसाब से ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का शहर है, वो दुनिया का सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर बन गया था, और उस समय वियना जो था पहले नंबर से हट करके 12वीं पोजीशन पर चला गया था।
ठीक है, 12th पोजीशन पर आ गया था, लेकिन इस बार वियना वापस से पहले नंबर पर आ गया है। इस साल ऑकलैंड की जो पोजीशन है वो 34th हो गई है, 34वीं हो गई है। द इकोनॉमिस्ट ने इस सूची में यूक्रेन की राजधानी कीव को शामिल नहीं किया है, क्योंकि इस बीच में रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से कीव इस समय रहने योग्य नहीं माना गया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ने इस सूची में दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है, मतलब कि कोपेनहेगन है दूसरी पोजीशन पर। ठीक है, इसकी है सेकंड पोजीशन। उसके बाद स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख का स्थान है जो तीसरी पोजीशन में है। उसके बाद स्विट्जरलैंड के ही जेनेवा की छठी पोजीशन है। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट की सातवीं पोजीशन है। वहीं पे नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम नवें स्थान पर है। अब जब बात करें भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों के बारे में, तो उनका प्रदर्शन तो इस सूची में बहुत ही निराशाजनक रहा है। जब हम कुल सूची में जो 140 शहर हैं, ठीक, उसमें जब बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली 112वें स्थान पर है। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई 117वें स्थान पर है। और जो ये द इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो ये सूची जारी करती है वार्षिक वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक में, पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दुनिया में सबसे कम रहने लायक शहरों में रखा गया, मतलब इसकी पोजीशन और भी ज्यादा खराब है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर कि दुनिया का सबसे अच्छा शहर रहने लायक, ऑप्शन ए वियना माना जाता है। इस सूची के हिसाब से उसको रखा गया, इस पोजीशन पे रखा गया है। तो आते हैं हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अब ये प्रश्न कहता है, किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? डिजिटल लोक अदालत, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, या ऑप्शन डी केरला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। राजस्थान में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट में रालसा 22, ठीक, के डिजिटल लोक अदालत को इसके प्रौद्योगिकी भागीदार जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन किया गया है और विकसित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, राजस्थान। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन ए ज्वाला गुट्टा, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, या ऑप्शन डी अश्विनी पोनप्पा। तो वैसे तो भारत की एक महिला बैडमिंटन खिलाड़ी इस समय बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जिनका नाम अक्सर करके सुनने को मिल जाता है, वही इस प्रश्न का सही उत्तर है, और उन्होंने ही सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है महिला एकल का, और उनका नाम है ऑप्शन सी पीवी सिंधु। उन्होंने फाइनल मुकाबले में चीन की वांग झी यी को हराकर यह खिताब जीता। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने इस वर्ष एशियन चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ये तो खैर उनका पास रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, और इसके साथ ही उन्होंने इसी साल सैयद मोदी इंटरनेशनल और स्विस ओपन का टाइटल भी अपने नाम किया है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी पीवी सिंधु, जो एक के बाद एक सफलता के परचम लहरा रही हैं। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री
बन गए हैं। अब इसमें ऑप्शन ए है इंदरमीत गिल, ऑप्शन बी है राजीव देवा, ऑप्शन सी है अरुण जैन, ऑप्शन डी है जयेश ठाकुर। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, इंदरमीत गिल, जो विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। इंदरमीत इस पद पर नियुक्त होने वाले अब तक के दूसरे, सेकंड इंडियन, दूसरे भारतीय हैं। इसके पहले कौशिक बसु इस पद को संभाल चुके हैं। ठीक, ये बात ध्यान देने काबिल है कि नरमित यहां इस पद पर क्यूबा अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन एम रेनहार्ड का स्थान लेंगे। ठीक है, कार्मेन एम रेन हार्ट, ठीक है, उनका स्थान लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, इंदरमीत गिल। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। और जब हम समसामयिकी की बात करेंगे तो ये इस टाइम पे एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, और जो बर्निंग टॉपिक है उसका नाम है श्रीलंका और वहां की आर्थिक परिस्थिति। ठीक है, तो प्रश्न कहता है कौन रनिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए है हमारे सामने लिकामा मैथ्यूज, ऑप्शन बी है निवारा कॉल टेकर, ऑप्शन सी है दिनेश गुणवर्धने और ऑप्शन डी है नुवान सिम्फाला। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, दिनेश गुणवर्धने। ये हम जानते ही हैं कि इस समय श्रीलंका भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ठीक, दिनेश गुणवर्धने इससे पहले देश के गृह मंत्री का पद संभाल रहे थे। वह यहां प्रधानमंत्री के पद पर रनिल विक्रमसिंघे का स्थान लेंगे, जो वर्तमान समय में श्रीलंका के राष्ट्रपति बन गए हैं। यह बात ध्यान रखने काबिल है, श्रीलंका को ब्रिटिश राज्य से 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, और ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ऑलमोस्ट हमेशा ही श्रीलंका किसी न किसी बुरे दौर से गुजरता रहा है, और उसमें से अब ये जो आर्थिक संकट है वो भी उसका एक बुरा दौर है। कहीं ना कहीं इसके पहले जब श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था तो भी उसकी हालत कहीं बहुत अच्छी नहीं थी। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन सी, दिनेश गुणवर्धने। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताना है, जिसके ऊपर चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। किस प्रथम भारतीय क्रिकेटर के नाम पर इंग्लैंड में किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर या ऑप्शन डी सौरव गांगुली। आपके उत्तरों का, आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा, और इसके ऊपर चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को देखना, उसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करना, और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और जो अगला वीडियो आएगा वो बेसिक सर्वेइंग के ऊपर, जो अभी हमने एक वीडियो पहले डाला हुआ था उसी के आगे बेसिक सर्वेइंग के ऊपर ही दूसरा वीडियो आएगा। तो उस वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।